नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं गार्डन बॉर्डर डिजाइनिंग की। और सच कहूं तो ये सिर्फ मिट्टी और पौधों के साथ खेलने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रॉपर कला है, एक ऐसा आर्किटेक्चरल प्रोसेस जिसमें कुछ भी अंदाजे से नहीं होता। आज हम इसी के पीछे का ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक खाली जमीन को एक क्लासिक खूबसूरत गार्डन बॉर्डर में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिन मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे वो हैं पहले बॉर्डर की बनावट, फिर इसके डिजाइन की नींव, उसके बाद पौधों की ग्रुपिंग, ऊंचाई और रंग, फिर हम असल रोपण प्रक्रिया को समझेंगे और अंत में सही पौधों के चुनाव पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले अपनी नींव पक्की करते हैं। भाग 1, बॉर्डर की संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ अ बॉर्डर। ओके, तो चलिए सीधे इस कॉन्सेप्ट में डाइव करते हैं। हर्बेशियस बॉर्डर, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही दिलचस्प है। ये कोई आम पौधों की कतार नहीं है, बल्कि ये एक पूरा जीवन चक्र है। क्लासिक अंग्रेजी गार्डन्स की ये खासियत है कि इसमें ऐसे 12 पौधे होते हैं जो फूलने के बाद ऊपर से पूरी तरह सूख जाते हैं। सर्दियों में आपको लगेगा कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन उनकी जड़ें जमीन के नीचे एकदम सुरक्षित रहती हैं और फिर अगले मौसम में वो वापस अपनी पूरी रौनक के साथ खिल उठते हैं, बिल्कुल कुदरत के एक रीबर्थ की तरह। अब यहाँ एक जरूरी तुलना देखते हैं, हर्बेशियस बॉर्डर बनाम मिक्स्ड बॉर्डर। जैसा कि हमने अभी देखा, हर्बेशियस बॉर्डर का पूरा फोकस उन 12 पौधों और कुछ बल्ब्स पर होता है जो सूखकर दोबारा उगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिक्स्ड बॉर्डर थोड़ा कह सकते हैं कि ज्यादा वैरायटी वाला होता है। इसमें आपको झाड़ियां, छोटी बड़ी सब श्रब्स और हर साल लगाए जाने वाले वार्षिक फूल भी मिल जाएंगे। डिजाइन के नियमों को समझने से पहले इन दोनों का ये बुनियादी अंतर समझना बहुत ही क्रूशियल है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, बॉर्डर डिजाइन की नींव, क्योंकि बिना मजबूत ढांचे के कोई भी डिजाइन खड़ा नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी अच्छा बॉर्डर बस यूं ही कहीं भी नहीं बन जाता। इसके कुछ सिटिंग रूल्स यानी जगह चुनने के नियम होते हैं। सबसे पहला रूल, इसे हमेशा किसी दीवार, बाड़ या जीवित हेज के सहारे लगाया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बड़ा अलर्ट, अगर बैकग्राउंड में कोई जीवित हेज है तो उसकी जड़ें आपके बॉर्डर के पौधों के साथ न्यूट्रिशन के लिए प्रतियोगिता ना करें, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप इसे थोड़ा अनौपचारिक या इनफॉर्मल लुक देना चाहते हैं तो इसके किनारे घुमावदार रखें। साइज की बात करें तो इसका फ्रंट कम से कम 2 मीटर चौड़ा होना ही चाहिए, और अगर जगह बड़ी है तो इसे 3 मीटर तक ले जाना सबसे बेहतरीन रहता है। अब बात करते हैं रास्तों और किनारों की। सामने की तरफ लॉन की साफ सुथरी हरी घास आपके बॉर्डर के लिए एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट का काम करती है, और इसके साथ पक्की ईंट या पत्थर के रास्ते न सिर्फ अच्छे दिखते हैं बल्कि इनका रख रखाव भी आसान होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट टिप है, लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर चौड़ा एक पक्का किनारा जरूर बनाएं। क्यों? क्योंकि ये पौधों को सीधे घास पर गिरने से रोकता है, जिससे न तो पौधे खराब होते हैं और न ही लॉन की घास काटना मुश्किल होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है ना? चलिए अब इसके आर्टिस्टिक हिस्से पर आते हैं। भाग 3, ग्रुपिंग, ऊंचाई और रंग। और ये तस्वीर इन नियमों को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। ये सीधे स्रोत से लिया गया एक अंश है जो हमें बताता है कि हमें पौधों को एकदम चौकोर या बॉक्स जैसी शेप में लगाने से बचना चाहिए। इसके बजाय एक प्राकृतिक या नेचुरल फ्लो होना चाहिए। ये कोई ज्योमेट्री क्लास नहीं है, बल्कि एक कैनवस है। तो आखिर पौधों की ये ग्रुपिंग की कैसे जाती है? इसके कुछ तय नियम हैं। पौधों को अकेले अकेले लगाने के बजाय हमेशा 4 से 5 के मजबूत समूहों में लगाएं। और अगर आपका बॉर्डर बड़ा है तो यह संख्या 5 से 7 तक हो सकती है। इन्हें एकदम सीधी लाइनों या बॉक्स में लगाने के बजाय ड्रिफ्ट्स में लगाएं, यानी ऐसे अनियमित आकार जो देखने में बिल्कुल प्राकृतिक लगे। एक और जरूरी बात, ऐसे पौधों को चुनने से बचें जो बहुत तेजी से बढ़ते तो हैं लेकिन जल्दी खत्म होकर पीछे भद्दे और खाली पैच छोड़ जाते हैं। इससे पूरा डिजाइन खराब हो सकता है। अब ऊंचाई के नियम को देखते हैं, जो काफी लॉजिकल है। सबसे छोटे या बौने पौधे हमेशा आगे रहेंगे, मध्यम आकार वाले बीच में और ऊंचे पौधे सबसे पीछे। ये बिल्कुल किसी स्टेडियम के सिटिंग अरेंजमेंट जैसा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद है। अगर सब कुछ बस इसी क्रम में रहेगा तो ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है। इसलिए इस एक रास्ता को तोड़ने के लिए कभी कभी कुछ ऊंचे लेकिन पतले पौधों को जानबूझकर थोड़ा आगे की तरफ लाया जाता है। ये एक छोटा सा बदलाव पूरे दृश्य को एक बहुत ही ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक फील देता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, रंग। गार्डनिंग के इतिहास में कलर थियरी को लेकर 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं रही हैं। पहली है सामंजस्य, यानी हार्मोनाइज करना।
इसमें बहुत ही सधे हुए तरीके से हल्के शेड से शुरू करके गहरे शेड्स की तरफ जाते हैं और फिर वापस हल्के रंगों पर आते हैं। और दूसरी विचारधारा कहती है प्रकृति कभी नहीं टकराती, यानी नेचर नेवर क्लैशेस। इसका मतलब है कि कोई नियम नहीं है, बस जो रंग पसंद आए लगा दीजिए, क्योंकि कुदरत में हर रंग एक साथ जंचता ही है। लेकिन अगर हम इस थ्योरी से निकलकर असल जिंदगी की बात करें तो स्रोत का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छोटे घरेलू बगीचों में पूर्ण रंग सम्मिश्रण योजना बनाना संभव नहीं है, और ये सच भी है। हमारे पास अक्सर इतनी जगह ही नहीं होती। इसलिए छोटे स्पेसेस के लिए सबसे अच्छी और प्रैक्टिकल सलाह यही है कि बस अत्यधिक कॉन्ट्रास्ट वाले या एक दूसरे को काटने वाले रंगों का एक साथ उपयोग करने से बचें। तो अब हमने डिजाइन बना लिया है। भाग 4 में देखते हैं कि इस रोपण प्रक्रिया को असल जमीन पर कैसे उतारा जाता है। ये प्रक्रिया एक पूरे मिनी नैरेटिव की तरह है। सीधे मिट्टी खोदकर पौधे नहीं लगाए जाते। सबसे पहले आपको कागज पर 1:15 के स्केल में एक प्रॉपर प्लान बनाना होता है, जिसमें ड्रिफ्ट्स, ऊंचाई, रंग और फूल खिलने का समय सब कुछ मार्क किया गया हो। इसके बाद आता है स्टेप 2, जो मेरा फेवरेट है। अपने उस 2D प्लान को 3D में देखने के लिए साइट पर जाकर उन पौधों की ऊंचाई के बराबर खूंटें या बेंत गाड़ कर देखें। इससे आपको एकदम सटीक अंदाजा लग जाएगा कि फाइनल बॉर्डर कैसा दिखने वाला है। सब कुछ सही लगने पर अंतिम प्लान तैयार करें और सही मौसम का इंतजार करके पौधे रोप दें। और ये सही मौसम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप हैं कहाँ। अगर आप समशीतोष्ण यानी टेम्परेट जलवायु में हैं या फिर ऊंची पहाड़ियों पर, तो आपके लिए पतझड़ या शुरुआती वसंत का समय सबसे अच्छा है। वहीं अगर आप भारत के मैदानी इलाकों में हैं, तो ये काम सितंबर में होना चाहिए। और हाँ, एक बात कभी ना भूलें, बॉर्डर को हमेशा स्वस्थ और जीवंत बनाए रखने के लिए हर 3 साल में पौधों को निकालकर उनकी छटाई करके दोबारा लगाना बहुत जरूरी है। फाइनली हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, सही पौधों का चुनाव। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि आपका अंतिम लक्ष्य आपकी जलवायु के हिसाब से पूरी तरह बदल जाता है। अगर आप समशीतोष्ण जलवायु में हैं, तो आपका मुख्य लक्ष्य पूरी गर्मियों और शरद ऋतु तक रंगों का एक शानदार प्रदर्शन करना होता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु में अप्रोच अलग होती है। वहां पौधों को लंबे समय तक फूलते रहना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वहां हमारा लक्ष्य पौधों की बनावट और फॉर्म्स को एक बहुत ही कलात्मक और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करना होता है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये ऊंची पहाड़ियों और मिक्स्ड बॉर्डर्स के लिए रिकमेंड की गई प्रजातियों की एक विस्तृत सूची है। ये रॉ डेटा अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आज के लैंडस्केप डिजाइनर्स के पास चुनाव करने के लिए कितनी विशाल वैरायटी मौजूद है। अब इन सारे लैटिन नामों को एक एक करके पढ़ने के बजाय चलिए इन्हें ऊंचाई वाले नियमों के साथ जोड़कर देखते हैं। पीछे के हिस्से के लिए हम 1 से 2 मीटर ऊंचे डालिया या हिबिस्कस जैसे पौधे ले सकते हैं। बीच के मीडियम हिस्से को भरने के लिए 0.5 से 1 मीटर वाले अफ्रीकन मैरीगोल्ड एकदम परफेक्ट रहेंगे। और सबसे आगे लोन के पास वाले हिस्से के लिए 10 से 50 सेंटीमीटर के छोटे पौधे जैसे कि एजेरेटम या कैंडिटफ सबसे सही चॉइस हैं। तो अब समय है इन सारी जानकारियों को समेटने का। हमने देखा कि एक शानदार गार्डन बॉर्डर सिर्फ बीज बोने का काम नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और विजन की मांग करता है। तो अंत में बस ये सोचिए, आपकी अपनी जलवायु और आपके पास उपलब्ध स्पेस को देखते हुए कौन से विशिष्ट पौधे और रंग आपके खुद के गार्डन बॉर्डर के ब्लूप्रिंट को आकार देंगे। इस सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को डिजाइन करते रहिए।